हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का पार्ट 2, जिसमें हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि सप्लाई शेड्यूल एग्जैक्टली किस तरह से होता है, जिसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल किस तरह से वर्क करता है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई, और थर्ड में देखेंगे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन सप्लाई। इन 3 पॉइंट के साथ हम आज के इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को पूरी करने की कोशिश हम देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने देखा था कि एग्जैक्टली किस तरह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है इसका मीनिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन भी हमने देखा। उस तरह से हमने उसके डेफिनेशन देखे, डिफरेंस बिटवीन जो स्टॉक होता है और सप्लाई है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, और किस तरह से इन दोनों कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी के अंदर किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसी तरह से हमने डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ द सप्लाई, किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ होने में हेल्पफुल होता है, जो पार्ट 1 में हमने इसे इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। आज के पार्ट 2 के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है ये किस तरह से इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी को साथ हम देखें जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ये प्रेजेंट करता है, जिस तरह से यहाँ पे डिमांड साइड को प्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर साइड, तो सप्लाई साइड को प्रेजेंट करते हैं प्रोड्यूसर साइड। जो प्रोड्यूसर किस तरह से मार्केट के अंदर डिमांड को प्रोवाइड करते हैं सप्लाई को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सप्लाई साइड माना जाता है। जो प्राइस जो होते हैं गुड्स की किस तरह से यहाँ पे डिटरमिन की जाती है, जो डिमांड किस तरह से होगी और सप्लाई किस तरह से होगा, इन दोनों का जब इंटरसेक्ट होता है, जो डिमांड और सप्लाई इन दोनों का एक ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट को या हम कहें प्राइस पे जब इंटरसेक्ट होता है, तभी यहाँ पे उस गुड्स की जो प्राइस है ये फिक्स की जाती है, और यही प्राइस पे उस गुड्स की यहाँ पे सेल की जाती है और कंज्यूमर उसका कंजम्पशन ले लेता है। जो डिमांड और जो सप्लाई है, इन दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। जिस तरह से हमने डिस्कस किया जो डिमांड कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है इकोनॉमी के अंदर, उसी तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है ये भी अपना अहम रोल इकोनॉमी के अंदर दे देता है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ डिमांड साइड को अगर देखें और जो सप्लाई साइड को अगर हम इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस थ्योरी को यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो ये प्राइस थ्योरी अगर फुलफ़िल होनी है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, उसी तरह से डिमांड और सप्लाई इन दोनों को यहाँ पे स्टडी करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसी तरह से हम देखें जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सप्लाई का, एक ऐसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो क्वांटिटी है, प्राइस है और उसकी जो नीड्स है, ये ज़रूरत देखते हुए जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर अपना जो गुड्स है, ये गुड्स यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनको बेच देता है, उनके साथ डील करता है, और इसका सेल जब करता है, इसी सेल करने के प्रोसेस को यहाँ पे सप्लाई कहा जाता है। तो ये सप्लाई हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है, उस गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस क्या है, वो कहाँ पे बेचा जाएगा, जो प्लेस है, और एक ऐसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इन चारों कॉन्सेप्ट से प्रेजेंट किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, प्लेस और टाइम। इन चारों को अगर फुलफ़िल होगा तो ये सप्लाई साइड या हम कहें कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई प्रेजेंट करता हुआ जो मीनिंगफुल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। बट ये हम देखें जो एक्चुअल जो यहाँ पे सप्लाई का जो मीनिंग होता है, ये मीनिंग क्या है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ब्रॉट ऑफ फॉर द सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, या हम कहें ऐसी अमाउंट जो स्टॉक की यहाँ पे जो सप्लाई को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है मार्केट के अंदर, और जो बेचा जाता है, ये जो प्रोड्यूसर स्टॉक में से ऐसी क्वांटिटी को यहाँ पे लेके मार्केट के अंदर बेचता है, और जो सप्लाई है इसको सेल करके जो प्रॉफिट कमाता है, इसी को ही यहाँ पे सप्लाई कहा जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के द्वारा। क्योंकि सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर, तो डिमांड साइड को प्रेजेंट करता है कंज्यूमर। इकोनॉमी के अंदर जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होते हैं जो रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इन दोनों से ही यहाँ पे
जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और इनका आंसर भी यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को लेके ही यहाँ पे उस क्वेश्चन का जो सॉल्व है ये किया जाता है इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे जो फर्स्टली पॉइंट बनता है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को यहाँ पे दो मेथड के साथ हम प्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल को इन दोनों से ही प्रेजेंट किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे डिमांड जो कॉन्सेप्ट है इसका जो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ डिमांड किस तरह से हमने प्रेजेंट किया, उसके भी दो मेथड थे, इंडिविजुअल और मार्केट। इन दोनों सप्लाई को जो प्रेजेंट किया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे डिमांड को जो हमने प्रेजेंट किया था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, इन दोनों से हमने जिस तरह से प्रेजेंट किया उसी तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो सप्लाई का है इसका भी सप्लाई शेड्यूल यहाँ पे उसी तरह से किस तरह से प्रोड्यूसर जितनी डिमांड है उस डिमांड को किस तरह से वो प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे कितनी सप्लाई यहाँ पे कंज्यूमर को दे रहा है, जो इंडिविजुअल हो या मार्केट डिमांड हो, इनको जब प्रोड्यूसर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है उसकी सप्लाई किस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे पाएगा, वो किस तरह से फुलफ़िल करता है। इसी जो टेबल को या हम कहीं शेड्यूल को ही यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। जिस तरह से डिमांड साइड यहाँ पे प्रेजेंट करती है प्राइस को लेके, जो रिलेशनशिप है इन्वर्सली यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, बट यहाँ पे जो सप्लाई साइड है इसका रिलेशनशिप प्राइस को लेके पॉजिटिवली माना जाता है। जिस तरह से प्राइस में चेंज होगा, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई साइड भी बढ़ती है, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई साइड भी कम होती है। बट हम देखें जो कॉन्सेप्ट है डिमांड का, इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस को लेके है, जहाँ पे प्राइस भी बढ़ने की वजह से डिमांड कम होती है, बट यहाँ पे जब देखें इसकी अपोजिट प्राइस यहाँ पे कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिमांड कॉन्सेप्ट को लेके प्राइस किस तरह से वर्क करती है और सप्लाई साइड को लेके जो प्राइस है ये किस तरह से रिएक्ट करती है, इन दोनों को कॉन्सेप्ट को समझना और भी बेहतर हो सकता है। जो हमने इजीली अपने इस कॉन्सेप्ट को, जो डिमांड कॉन्सेप्ट है और जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को और भी इजीली से हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। तो इस तरह से हम इन शॉर्टली हम कहें सप्लाई शेड्यूल को हम प्रेजेंट करेंगे, उसका मीनिंग यही देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस पे हमें जो सप्लाई है जो गुड्स का, वो किस तरह से हमने सप्लाई करना है, इसका जो टाइम टेबल या हम कहें इसका जो शोइंग टेबल है, ये जो सप्लाई शेड्यूल को ही यहाँ पे जो शेड्यूल क्रिएट किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, इसी को ही सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। क्योंकि ये जो शेड्यूल है, ये सप्लाई शेड्यूल ये प्रेजेंट करता है प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में भी चेंज होगा। इनमें जो पॉजिटिवली जो रिलेशनशिप है यही प्रेजेंट किया जाता है सप्लाई शेड्यूल के अंदर। तो इसके दो मेथड होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इसमें फर्स्ट जो है वो देखेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किस तरह से करता है। जब एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपने डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जब डिमांड करता है और प्रोड्यूसर किस तरह से उसकी डिमांड को सप्लाई के साइड से यहाँ पे फुलफ़िल करने की कोशिश प्रोड्यूसर करता है और अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है, इसी को ही प्रेजेंट किया जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इन शॉर्टली हम कहें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यहाँ पे सम टाइम पीरियड के अंदर जब एक इंडिविजुअल पर्सन मार्केट के अंदर डिफरेंट प्राइस पे हर कमोडिटी को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, और जो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल पर्सन उस कमोडिटी को लेके जब डिमांड अपनी क्रिएट करता है और प्रोड्यूसर इस डिमांड को एक इंडिविजुअल लेवल पे जब प्रोवाइड करने की कोशिश जब करता है, तब उसे सप्लाई यहाँ पे जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जो टेबल है, ये टेबल हमें प्रेजेंट करता है। ये कहता है यहाँ पे जब प्राइस ऑफ शुगर, अगर हम मान लेते हैं कि शुगर की कमोडिटी को यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे डिमांड करता है, तो ये 10 प्राइस होगा, तो यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट करता है, और जब प्राइस बढ़ते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे उसकी सप्लाई को यहाँ पे इंक्रीज़ करता हुआ। प्राइस 10 होते हैं तो 10 प्राइस पे यहाँ पे सप्लाई 10 kg दिया जाता है। जिस तरह से हमने कहा कि जब प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में भी चेंज होगा, जो पॉजिटिवली यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ रिलेशनशिप दिखाई देता है।
जब प्राइस 10 थे तो जब और प्राइस बढ़ते हैं, जब प्राइस 12 होते हैं तो जो क्वांटिटी सप्लाई होती है ये 13 होती है केजी। तो जब प्राइस और भी बढ़ते हैं 14 होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई जो केजी में है वो 20 केजी होते हैं। और भी जब प्राइस बढ़ेंगे 16 होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी और भी बढ़ते हुआ दिखाई देता है, जो 25 केजी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से प्राइस बढ़ेंगे उसी तरह से जो क्वांटिटी सप्लाई है ये भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरह से नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉजिटिवली जब प्राइस में चेंज होगा, जो पॉजिटिवली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तब यहाँ पे क्वांटिटी में भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे प्राइस दिए गए हैं और एस एस ये प्रेजेंट करता है पॉजिटिवली जो कर्व है नीचे से ऊपर जाता हुआ, लेफ़्ट से राइट से नीचे से ऊपर जाने वाला जो कर्व है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहाँ पे जो एस एस से सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जब प्राइस 10 होती है तो क्वांटिटी डिमांड 10 होती है केजी में। जब प्राइस और भी 12 होगी बढ़ती है तब यहाँ पे डिमांड 15 होती है। और भी प्राइस जब 14 होती है तो डिमांड 20 होती है, क्वांटिटी और भी बेहतर तरीके से बढ़ती है। जब प्राइस 16 होती है तो क्वांटिटी और भी बढ़ती हुई जो 25 क्वांटिटी में केजी में दिखाई देता है। जिस तरह से प्राइस में चेंज होगा, प्राइस बढ़ते हैं, उसी तरह से क्वांटिटी में भी चेंज होगा और क्वांटिटी और भी बढ़ती हुई जो पॉजिटिवली रिजल्ट यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व के साथ दिखाई देता है। जो एस एस जो कर्व है यहाँ पे जो ये पॉजिटिवली ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, जो सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट बनता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जिस तरह से हमने एक इंडिविजुअल पर्सन को किस तरह से डिमांड करता हुआ दिखाई देता है और उसकी सप्लाई जो क्वांटिटी में किस तरह से प्रेजेंट करती है ये दिखाई देते हैं। इसी तरह से मार्केट के अंदर ऐसे कई यहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं जहाँ पे वो डिमांड करते हैं और प्रोड्यूसर उसका सप्लाई करता हुआ दिखाई देता है। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि किस तरह से आने वाले जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है ये किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे फर्स्टली जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है ये किस तरह से है। जब ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जो डिफरेंट प्राइस लेवल यहाँ पे मार्केट के अंदर होते हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल अपनी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए गुड्स या कमोडिटी की डिमांड करते हैं और इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए प्रोड्यूसर अपना जो सप्लाई साइड है ये किस तरह से जो डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, इसी को ही यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। जो मार्केट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल पर्सन लोग होते हैं ये अपनी किस तरह से डिमांड क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूसर किस तरह से उनकी ज़रूरतें या उनकी डिमांड सप्लाई साइड से भर देते हैं, यही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहा जाएगा। तो यहाँ पे इस टेबल में दिखाई देते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है प्रोडक्ट एक्स है इसकी प्राइस पर यहाँ पे जो यूनिट है 100, 200, 300, 400 किस तरह से इस प्राइस में जब बढ़ेंगे तब एक इंडिविजुअल पर्सन ए बी सी इन तीनों को हमने इंडिविजुअल पर्सन लिए हैं और ये तीनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं और इनका जो टोटल यहाँ पे उस प्राइस पे किस तरह से यहाँ पे डिमांड को यहाँ पे प्रोड्यूसर यहाँ पे सप्लाई करता है। इसी सप्लाई की जो टोटल यहाँ पे जो प्रोवाइडेशन है इसी को ही यहाँ पे मार्केट सप्लाई कहा जाता है, जो टोटल में हम लास्ट में देखेंगे। जब प्राइस 100 होती है तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई ए की 750 होती है, इंडिविजुअल सप्लाई यहाँ पे बी की 500 होती है और इंडिविजुअल सप्लाई सी की यहाँ पे 450 होती है। इन तीनों की टोटल मार्केट के अंदर 1700 होती है। तीनों की टोटल में ये टोटल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा मार्केट सप्लाई किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से हम देखें जब प्राइस और भी बढ़ते हैं, डबल जब होते हैं 200 अगर होते हैं तो ए यहाँ पे सप्लाई उसकी 800 होती है, जो बी है इंडिविजुअल उसकी 650 होती है और जो इंडिविजुअल सी है उसकी सप्लाई 500 होती है। तो इन तीनों की टोटल जो मार्केट सप्लाई है ये होता है 1950। उसी तरह से और भी प्राइस जब बढ़ते हैं तो ये बढ़ते हुए प्राइस के साथ साथ जब प्राइस 300 होते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई जो ए है उसकी सप्लाई 900, इंडिविजुअल सप्लाई बी की 750 और इंडिविजुअल सप्लाई जो सी है इसकी जो सप्लाई 650 होती है। इन तीनों की टोटल
टोटल मार्केट सप्लाई यहाँ पे जब प्राइस 300 होती है तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई टोटली यहाँ पे 2300 यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से जब प्राइस और भी एक्स जो प्रोडक्ट है उसके अगर 400 होते हैं तो इस बढ़ते हुए साथ साथ जो इंडिविजुअल है उनके भी प्राइस बढ़ते हुए साथ साथ उनका सप्लाई भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई जो 400 यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक्स है उसके बढ़ते हुए प्राइस के साथ साथ इंडिविजुअल सप्लाई ए का जो सप्लाई है ये 1000 होता है, इंडिविजुअल सप्लाई बी का 900 और इंडिविजुअल सप्लाई जो सी है इसका जो 400 प्रोडक्ट एक्स के लिए उसकी सप्लाई 700 होती है। इन तीनों की टोटल अगर हम जो 400 जो रुपीस है इसकी जो प्रोडक्ट एक्स को लेके टोटल मार्केट सप्लाई यहाँ पे 2600 कंप्लीट होती हुई दिखाई देती है। तो इन शॉर्टली हम देखें जिस तरह से प्राइस में इंक्रीज़ होता है उसी तरह से यहाँ पे जो सप्लाई है जो प्रोड्यूसर सप्लाई करता है इंडिविजुअल लोगों को उनका डिमांड किस तरह से फुलफ़िल होगा, उनकी डिमांड को यहाँ पे सप्लाई से प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे टोटली यहाँ पे जो उनकी इंडिविजुअल इनकी टोटल मारे करेंगे तो हमें मार्केट सप्लाई मिल जाता है। इस डायग्राम के साथ हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व किस तरह से नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। जब एक इंडिविजुअल यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे जो जब डिमांड यहाँ पे उसकी फुलफ़िल की जाती है सप्लाई की साइड से, उसी तरह से मार्केट के अंदर कई यहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी टोटल को लेके हम मार्केट में एक्चुअल उनकी जो टोटल है जो इंडिविजुअल सभी लोगों की टोटल करेंगे तो हमें मार्केट डिमांड कर्व यहाँ पे दिखाई देता है। इस डायग्राम पे हम देखें तो एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे दिखाई दी है, वाई एक्सेस पे प्राइस रुपीज़ में दी गई है। जिस तरह से प्राइस में चेंज होगा, बढ़ता हुआ प्राइस अगर जाएगा तो क्वांटिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे एस एस यहाँ पे सप्लाई कर्व को प्रेजेंट किया जाता है जो नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉजिटिवली, लेफ़्ट से राइट से नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉजिटिवली वर्क करता हुआ सप्लाई कर्व दिखाई देता है। यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे 100 थी तब हमारी क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे 1700 होती है। इस तरह से और भी प्राइस जब 200 होती है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे 1950 यहाँ पे दिखाई देती है। उस तरह से और भी प्राइस अगर हमारी बढ़ती है 300 अगर होती है तो हमारी क्वांटिटी और भी सप्लाई की बढ़ती हुई 2300 जाती हुई दिखाई देती है। जो नीचे से ऊपर जाता हुआ कर्व जो सप्लाई साइड है और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। और भी जिस तरह से प्राइस 400 होते हैं उसी तरह से हमारा क्वांटिटी जो सप्लाइड है ये और भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे 400 यहाँ पे जो प्राइस होती है एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 400 होगी तब यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है ये 2600 जाती हुई जो और भी बेहतर तरीके से बढ़ती हुई पॉजिटिवली बढ़ती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे जो मार्केट डिमांड ये पॉजिटिवली रिएक्ट करता है जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी भी जो सप्लाई साइड है ये और भी बढ़ती हुई बेहतर तरीके से दिखाई देती है। जो सप्लाई कर्व है और भी नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉजिटिवली वर्क करता हुआ दिखाई देता है। इसके अपोजिट अगर हम देखें मार्केट डिमांड अगर 400 से 300 होती है तो हमारी डिमांड 2600 से 2300 होती हुई दिखाई देती है। और भी अगर प्राइस कम होंगे 200 से हम देखें 100 अगर होते हैं तो ये 1950 से क्वांटिटी यहाँ पे जो सप्लाइड है वो 1700 यहाँ पे और भी कम होती हुई दिखाई देती है। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हुए देखें या ऊपर से नीचे आते हुए देखें तो ये मार्केट डिमांड कर्व हमें उसी तरह से यहाँ पे प्राइस और जो सप्लाई है इनमें पॉजिटिवली वर्क करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता है वो कहता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस में चेंज होने के साथ साथ किस तरह से यहाँ पे जो सप्लाई है सप्लाई साइड किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। ये जब प्राइस में चेंज होगा तभी यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट हमें यहाँ पे सप्लाई कर्व को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। अगर प्राइस में चेंज होता है, अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। अगर प्राइस कम होते हैं तो प्राइस कम होने के साथ साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन
मूवमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। बट हम ये समझ जाए कि यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट जब होते हैं और सप्लाई कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर माने जाते हैं, और जो अदर फैक्टर होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, या हम कहें जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट होते हैं, लेबर की इफ़िशियंसी होती है, ये सभी फैक्टर जो अदर आते हैं ये यहाँ पे कांस्टेंट माने जाते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। बट यहाँ पे जिस तरह से हम देखें कि जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये मूवमेंट जब होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस चेंज होने के साथ साथ जो कर्व में चेंज आता है, या हम कहें प्राइस कम होती है या ज़्यादा होती है, इससे सप्लाई कर्व नीचे या ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। इसी को ही यहाँ पे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट यहाँ पे सप्लाई साइड के साथ, या हम कहें सप्लाई कर्व प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस डायग्राम के साथ बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई कर्व को किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माने गए हैं कि जो प्राइस है, इनमें जो फैक्टर, ये प्राइस फैक्टर यहाँ पे चेंज होने के साथ यहाँ पे मार्केट के अंदर क्वांटिटी अगर बढ़ेगी या घटेगी, ये रिलेट करते हैं प्राइस बढ़ी है या घटी है, इससे ही ये प्रेजेंट करेगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई। डायग्राम के हम देखें तो एक्स एक्सेस पे हमने लिए है क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे लिए हमने प्राइस। यहाँ पे एस डैश यहाँ पे प्रेजेंट करता है सप्लाई कर्व को, और जो किस तरह से यहाँ पे प्राइस और सप्लाई इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इसे ही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे एस डैश यहाँ पे नीचे से ऊपर जाता हुआ कर्व यहाँ पे पॉजिटिवली वर्क करता हुआ दिखाई देता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी क्वांटिटी यहाँ पे ओ एम है और हमारी प्राइस यहाँ पे ओ, या हम कहें पी एम, यहाँ पे हमारी प्राइस यहाँ पे इंडिकेट की गई है, और हमारा जो कर्व है जो एस डैश है ये नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। इस कंडीशन में अगर हम होते हैं और इसी कंडीशन के साथ साथ हम देखें कि अगर हमारी क्वांटिटी या हम कहें हमारी प्राइस अब यहाँ से पी डैश और एम डैश इतनी हमारी प्राइस बढ़ती है, तो बढ़ते हुए प्राइस के साथ साथ हमारी जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हमारी क्वांटिटी अब पी डैश और एम डैश से हमारी क्वांटिटी ओ एम डैश इतनी बड़ी है, यहाँ पे प्राइस बढ़ने के साथ साथ हमारी क्वांटिटी एम डैश से इतनी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई, और जो प्राइस है ये प्राइस पी डैश इतनी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से इसके अपोजिट हम कहें ये एक्सपेंशन हुआ, इसके अपोजिट हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, जहाँ पे प्राइस यहाँ पे कम होने के साथ साथ यहाँ पे क्वांटिटी में भी गिरावट आती है। तो यहाँ पे हम देखें, हम ओ एम डैश इस कंडीशन में जब होते हैं, तो इससे जब प्राइस में गिरावट आती है तो यहाँ पे क्वांटिटी में भी, जहाँ हम कहें सप्लाई में भी क्वांटिटी जो क्वांटिटी है इसमें भी गिरावट आती हुई दिखाई देती है। जब हमारी प्राइस यहाँ पे पी डैश एम डैश इस कंडीशन में हम जब होते हैं, तब यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से प्राइस पी डैश से पी अगर हम जाते हैं, तो हमारी जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी ओ एम डैश से ओ एम इतनी हो जाती है। मतलब हमारी पी डैश से पी इतनी प्राइस कम होने के साथ साथ एम डैश से एम इतनी हमारी क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहा जाएगा। तो इस तरह से ये डायग्राम प्रेजेंट करता है इन शॉर्टली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई, जो प्राइस में चेंज होने के साथ साथ किस तरह से यहाँ पे जो सप्लाई है ये सप्लाई बढ़ेगा और घटेगा, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ सप्लाई साइड हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सप्लाई। इन दोनों के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस यहाँ पे इस फैक्टर को अगर हम इसमें कांस्टेंट मानते हैं, और जो अदर फैक्टर है ये अदर फैक्टर में जब चेंज होगा तो यहाँ पे जो सप्लाई साइड है ये इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीजिंग करेगी। ये अदर फैक्टर जो होते हैं जहाँ पे हम देखें जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने के साथ साथ किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, या हम कहें न्यू जो मटेरियल है ये डिस्कवर होने के साथ
या हम कहें लेबर सेविंग जो डिवाइस होती है ये डिस्कवर होने की वजह से, या हम कहें रॉ मटेरियल के चीपर होने से या बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन फैक्टर बढ़े या घटे, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़े या घटे, या लेबर की इफ़िशियंसी बढ़ती है या घटती है, ये रिलेट करते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे इंक्रीजिंग सप्लाई कर्व को प्रेजेंट करेगा या डिक्रीजिंग सप्लाई कर्व को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो अदर फैक्टर होते हैं इनमें चेंज होने के वजह से ही यहाँ पे सप्लाई साइड इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। या हम कहें यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर हम बात करें इंक्रीज़ इन द सप्लाई, इनमें अगर हम मान लेते हैं कि जो चेंजेस है टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, या हम कहें जो न्यू मटेरियल है ये डिस्कवर हुआ है, या हम कहें लेबर सेविंग डिवाइस जो है ये डिसॉल्व हुआ है, रॉ मटेरियल के प्राइस कम हुए हैं, फैक्टर ऑफ फैक्टर्स शिफ्ट हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुए हैं, और लेबर की इफ़िशियंसी बढ़ी, इनमें से कोई भी यहाँ पे जो फैक्टर है ये इंक्रीजिंग यहाँ पे जो इन सप्लाई है ये रिलेट करेगा, और इससे वजह से ही यहाँ पे सप्लाई साइड इंक्रीज़ करता है। बट यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होती है, ये हमने मेंशन किया है। प्राइस उतनी है बट क्वांटिटी में हमारी जो सप्लाई है ये बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इस इंक्रीज़ इन सप्लाई को प्रेजेंट करने के लिए हम बेहतर तरीके से इस डायग्राम के साथ समझेंगे, जहाँ पे प्राइस तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है बट यहाँ पे अदर फैक्टर में चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्वांटिटी और किस तरह से चेंज होती है ये इस डायग्राम के साथ देखेंगे। एक्स एक्सेस पे यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है और वाई एक्सेस पे हमने प्राइस लिए है जो रुपीज़ में इंडिकेट करते हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हमारी जो सप्लाई कर्व है ये सप्लाई कर्व हमें एस डैश है यहाँ पे प्रेजेंट करता है। जो हम ओरिजिनली हम इस मुकाम में है जहाँ पे हमारी प्राइस पी एम है और हमारी क्वांटिटी यहाँ पे ओ एम प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। जब यहाँ पे अदर जो फैक्टर है, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से हम यहाँ पे इंक्रीजिंग जो सप्लाई कर्व है इसको प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। जो सप्लाई कर्व और भी जो ओरिजिनल जो सप्लाई कर्व है एस डैश से और भी नीचे आगे की तरफ जाता हुआ जो बी डैश ये प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इसके वजह से ही हम देखें जो प्राइस वही लेवल पे आगे जाता हुआ यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है ये प्रेजेंट करता है। और हमारी प्राइस अब उतनी है जो प्राइस हमारी पहले पी एम थी, अभी भी हमारी प्राइस यहाँ पे पी डैश उतनी है। और अब हमारा क्वांटिटी यहाँ पे ओ एम वन जो या हम कहे ओ एम डैश इतना हमारा क्वांटिटी बड़ा है। तो हम देखें एग्जैक्टली हमारी क्वांटिटी एम डैश इतनी बड़ी है बट हमारी प्राइस जो पहले थी पी एम इतनी ही थी, अब यहाँ पे भी हमारी पी डैश एम डैश इतनी ही प्राइस है बट हमारी क्वांटिटी ओ एम डैश इतनी बड़ी है। जो एक्चुअली वही प्राइस पे हमारी जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी एम डैश इतनी इंक्रीज़ हुई दिखाई देती है। जो अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी में चेंज हुआ, इसी को ही प्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग इन सप्लाई। इंक्रीजिंग इन सप्लाई ये तो हमें पॉजिटिवली यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देता है जहाँ पे प्राइस उतनी है बट हमारे जो अदर फैक्टर है इनमें चेंज होने के साथ हमारा प्रोडक्शन और भी बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो इंक्रीजिंग इन सप्लाई को प्रेजेंट करता है। इसके अपोजिट हम देखें जो डिक्रीजिंग इन सप्लाई को किस तरह से वर्क करता है, जहाँ पे अदर फैक्टर में नेगेटिवली यहाँ पे चेंज होने की वजह से, या हम कहें हमारे फेवर में यहाँ पे चेंज यहाँ पे अदर फैक्टर में नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो सप्लाई है ये सप्लाई कम होता है, प्राइस उतनी है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है इनमें बैड कंडीशन, ये हम कहें कि मशीनरी यहाँ पे वर्क अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी, यहाँ पे जो लेबर सेविंग है ये डिवाइस डिस्कवर नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हैं, प्रोडक्शन फैक्टर के भी प्राइस बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़े होंगे, या हम कहें लेबर की इफ़िशियंसी अगर कम हुई है, ये इनमें से कई ये जो फैक्टर है इनमें से कई यहाँ पे एक रीज़न बन सकता है जहाँ पे डिक्रीजिंग इन सप्लाई होने की वजह बन सकती है। डायग्राम के साथ हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि डिक्रीजिंग इन सप्लाई किस तरह से हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ली गई है और वाई एक्सेस पे प्राइस ली गई है। यहाँ पे हम ओरिजिनली हमारा जो सप्लाई कर्व है ये सप्लाई कर्व
एस डैश है जो प्रेजेंट करता है हमारी जो प्राइस है, ये प्राइस हमारी प्रेजेंट करती है पी एम, और इसी तरह से हमारा जो क्वांटिटी ओ एम इतनी प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से हम समझें कि अगर हमारे जो अदर फैक्टर है इनमें कोई जो यहाँ पे नेगेटिवली यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है, एक सप्लाई कम होती हुई दिखाई देती है, बट हमारी प्राइस उतनी ही है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अदर फैक्टर के नेगेटिव वर्क होने की वजह से हमारा जो सप्लाई है, ये सप्लाई अब हमारा ओ एम डैश इतना हुआ है, बट हमारी प्राइस उतनी है पी एम, या हम कहें पी डैश एम डैश इतनी हमारी प्राइस है, बट हमारा क्वांटिटी अब यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देता है। जो क्वांटिटी ओ एम डैश इतना है, या हम कहें एम डैश इतना यहाँ पे डिक्रीज़ करता हुआ क्वांटिटी सप्लाई कम हुआ, बट प्राइस हमारी उतनी ही है। और हमारा नया यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है ये मिलता है बी डैश, जो ओरिजिनली जो हमारा जो सप्लाई कर्व है, ओरिजिनली जो हमारा सप्लाई कर्व है एस डैश है, इसके ऊपर जाता हुआ, बट प्राइस उतनी है। जो हमें नया यहाँ पे कर्व जो मिलता है सप्लाई कर्व, ये प्रेजेंट करता है बी डैश को। तो यहाँ पे हम देखें अदर फैक्टर में चेंज होने के साथ जो नेगेटिवली वर्क करता है, और इसकी वजह से ही जो यहाँ पे कंडीशन में चेंज होता है, या हम कहें कोई भी रीज़न हो सकता है जहाँ पे लेबर की एफिशिएंसी कम हुई है, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट यहाँ पे बढ़े हैं, या हम कहें प्रोडक्शन फैक्टर की यहाँ पे जो फैक्टर है इसके प्राइस बढ़े हैं, रॉ मटेरियल यहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ गई होगी। ये कई यहाँ पे जो फैक्टर है इनमें से एक या दो ऐसे फैक्टर में चेंज होता है जो नेगेटिवली वर्क होने की वजह से प्राइस में चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे जो अदर फैक्टर है इनमें चेंज होने की वजह से डिक्रीजिंग इन सप्लाई प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ साथ हमने इसे डीपली यहाँ पे समझने की कोशिश की, और समझे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और इसके फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। इसे हमने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में इन दोनों के साथ हमने इसे डिस्कस किया। आने वाले पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ सप्लाई ये किस तरह से है और इसका क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के अंदर होते हैं। इसे हम पार्ट 3 में, जो आने वाले पार्ट में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।